बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो आज का विषय है वह भारत शासन अधिनियम के लक्षण या विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम के लक्षण व विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इससे पहले हमने कल की कक्षा में जो किया था वो था 20 अगस्त 1917 की घोषणा, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। उसके अनुसार कई प्रकार के परिवर्तन किए गए। उसके बाद हमने किया था भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना। आज हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के लक्षण या विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सबसे पहले इसके बिंदुओं, जो पॉइंट्स होते हैं, इसके बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले इसके बिंदु लेंगे, उसके बाद एक एक बिंदु की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु लेंगे। बिंदुओं में इसके 13 बिंदु हैं। 13 बिंदु है जो भारत शासन अधिनियम 1919 के लक्षण या विशेषताएं बताते हैं। 13 प्रकार के बिंदु हैं, 13 प्रकार के पॉइंट्स हैं जो हमारे सामने आएंगे। पहला पॉइंट है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। दूसरा पॉइंट है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। तीसरा पॉइंट प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। चौथा है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। छठा पॉइंट द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। सातवां पॉइंट भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। नेक्स्ट, आठवां पॉइंट भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद में परिवर्तन। नवा पॉइंट केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण। 1919 से पहले केवल केंद्रीयकरण, अब केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण। 10वां पॉइंट शक्ति विभाजन। अब तक शक्ति क्या थी, पावर क्या था, सेंट्रलाइज था, केंद्रित था, पावर सेंट्रलाइज था। अब शक्ति विभाजन, शक्ति या पावर का विभाजन कर दिया गया, डिवाइड, पावर को डिवाइड कर दिया गया, शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। नेक्स्ट, 11वां पॉइंट निर्वाचन तथा मताधिकार। पहली बार आया था 1919 के अधिनियम के तहत। निर्वाचन तथा मताधिकार। निर्वाचन तथा मताधिकार। 12वां पॉइंट नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। और 13वां पॉइंट संक्रमणकालीन उपाय। ऐसे उपाय जो संक्रमणकालीन हो, संक्रमणकालीन उपाय। ये 13 बिंदु हैं जो कि
भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 के प्रमुख लक्षण या प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हैं, प्रमुख विशेषताओं को बताते हैं। 1919 का अधिनियम सबसे प्रमुख अधिनियम था। 1919 के अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना पर विचार किया गया था। भारतीयों को अधिक से अधिक सहभागिता दी गई थी 1919 के अधिनियम। लेकिन 1919 के अधिनियम में यह भी कहा गया था कि भारतीयों का सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक है। लेकिन फिर भी 1919 का जो अधिनियम था वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 के अधिनियम की ये कुछ विशेषताएं या प्रमुख लक्षण थे जो लिए गए। अब हम एक एक को बिंदुवार पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, व्याख्या करेंगे। पहला है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। कैसे? 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता या लक्षण यह था कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। सबसे प्रमुख विशेषता या लक्षण क्या था 1919 का? सबसे प्रमुख विशेषता या लक्षण यह था कि आंशिक रूप से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आंशिक रूप से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। एक लाइन का क्वेश्चन भी है ये कि 1919 का प्रमुख लक्षण, 1919 का प्रमुख लक्षण था आंशिक रूप से प्रांतीय क्षेत्रों में या प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत, ये जो अधिनियम था 1919 का, इसके तहत प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रांतीय शासन जो था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से दो भाग थे? पहला रक्षित विषय, रक्षित विषय इंग्लिश में रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो दो भागों में विभाजित कर दिया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब आता है रक्षित विषय। रक्षित विषय जितने भी थे वह पहले से ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे। रक्षित विषय जो थे वो पहले से ही, प्रारंभ से ही गवर्नर के प्रति जो उत्तरदायी कार्यकारिणी थी, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे। उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और उन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। उन पर व्यवस्थापिका कोई नियंत्रण नहीं रखती थी, उन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। परंतु ये तो था रक्षित विषयों की बात कि रक्षित विषय पहले से ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और उन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था, व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण उन पर नहीं था। परंतु हस्तांतरित विषय जो थे, हस्तांतरित विषयों को लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित विषय जितने भी थे उनको लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया था, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे। हस्तांतरित विषयों को लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। लोकप्रिय मंत्री जो थे उनको सौंप दिया गया था। अब ये लोकप्रिय मंत्री कौन थे? ये लोकप्रिय मंत्री वो थे जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे।
व्यवस्थापिका का जो निर्वाचित बहुमत है उसमें से चुने जाते थे। ये वो लोकप्रिय मंत्री थे, उनको सौंप दिया गया और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। व्यवस्थापिका में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे, उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही, जब प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया, दो भाग कौन कौन से थे? रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। रक्षित विषय गवर्नर के पास पहले से ही थे, उसकी कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वो उसके पास थे। हस्तांतरित विषय जो थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए। ये लोकप्रिय मंत्री कौन थे? लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए। ये लोकप्रिय मंत्री कौन थे? व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे। व्यवस्थापिका का जो निर्वाचित बहुमत था उसमें से चुने जाते थे। तो ये शासन, प्रांतीय शासन जो था, इसको दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था, इंग्लिश में डायरकी, द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। द्वैध शासन व्यवस्था क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटने की व्यवस्था है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस बंटवारे को, या ये जो दो भाग थे, इसको बांटने को द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया गया, डायरकी। दो भागों में बांट देने की व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था, इंग्लिश में डायरकी, का नाम दिया गया। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना, अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। इस 1919 के अधिनियम के अनुसार, 1919 का जो ये अधिनियम है, इसके अनुसार रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था। रक्षित क्षेत्र का जो प्रशासन है वो गवर्नर के अधीन रखा गया था। रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था, परंतु प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। भारतीय सदस्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया था। मद्रास, बम्बई और बंगाल, मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों, कौन कौन से? मद्रास, बम्बई और बंगाल। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों, रक्षित भाग के जो 4 सदस्य थे, रक्षित भाग के किन किन के? बम्बई, मद्रास और बंगाल के रक्षित भाग के 4 सदस्यों, रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई थी। 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई थी। 4 में से 2 भारतीय होंगे। शेष 6 प्रांतों में, 6 प्रांत और थे, शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, ऐसे 6 प्रांत जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय रखा गया। 2 में से 1 भारतीय रखा गया। 2 सदस्य होने से 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। ये जो सदस्य थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर, भारत मंत्री सिफारिश करता था, भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तो ये थे 2 बिंदु,
जो हमने आज की कक्षा में किए। अगली कक्षा में हम तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे।